बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल इस्लामाबाद में मवेशी मंडी जो है वहाँ पे जलसा किया और जलसे पे जो है वो तकारीर का सिलसिला भी जारी था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो थी वहाँ पर मौजूद थी और एक के बाद दूसरे ने जो है वो तनकीद की और इस पे बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से मुतालबात किए गए। और दूसरी जानिब उसमें जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी जानिब से तकरीर की गई, उस पे उन्होंने जो है वो हुकूमत वक्त को और कुछ और लोगों को भी जो है वो मुखातिब करते हुए तनकीद का निशाना बनाया और जिस निशाना बनाने पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसकी जानिब से जो है वो तनकीद की गई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे। बाकी जो सियासी रहनुमा थे, दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, किसी की तकरीर पे उस तरह से तनकीद या उसको ज़ेर बहस नहीं लाया गया। तो इन तमाम तर मामलात पे बात करेंगे। इस हवाले से जो है वो वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अंदर से खोखला इंसान होता है, वो धमकियां देता है। आपको चाहिए था कौम को बताते दहशतगर्दी का खात्मा कैसे मुमकिन है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर तनकीद और उन्होंने बोला कि आप लाहौर आए, देखते हैं अटक पुल कैसे क्रॉस करते हैं। एक खातून वज़ीर आला के खिलाफ बात करना अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी चौपट राज कायम है और जलसा भरने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये कहा और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि जो अमीर मुकाम है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनकी जानिब से भी तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों को सादा कपड़ों में जलसे में लाया गया, जलसे में लोग नहीं आए तो गालम गलोच पर उतर आए। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अपने ओहदे की तौहीन की। अली अमीन गंडापुर कई मुकदमात में मतलूब है, इनकी कारकर्दगी का अकाउंट खाली है। अली अमीन गंडापुर को अदालत बुलाएं तो कहते हैं बीमार हूं। अवाम ने तहरीक इंसाफ के जलसे को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल करप्शन के नजर हो रहे हैं। इस हवाले से जो है वो तलाल चौधरी साहब भी जो है वो उजागर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी से हुकूमतें नहीं चलती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने पीटीआई पर तनकीद की, बोले आपकी सहूलतकारी नहीं हो रही। जब तक फैज हमीद थे उनका सर पे हाथ था तो सब कुछ चल रहा था। और इसी के बरक्स जो है वो वजीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी साहबा जो है उनकी जानिब से भी तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि धमकियां देना अली अमीन गंडापुर का पुराना तरीका वारदात है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों पर पत्थर बरसाए गए, कानून हरकत में आएगा तो कहेंगे जुल्म हो गया। असबा बुखारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पंजाब भर में लश्कर कशी का इंदिया दिया है और लश्कर कशी का शौक पैदा हुआ है तो आकर देखें। जब तक ये लोग निकलते हैं फसाद और जलाओ गिराव का मामला शुरू हो जाता है। और दूसरी जानिब इस पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ है, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया हुआ था और पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई और लाठियां बरसाई गई। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। मैंने कारकुनों को जलसा की कामयाबी पहले ही दे दी थी, सुबह में ही कह दिया था कि आपने जलसा कामयाब बना लिया है। इन तमाम तौर मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट पैनल में वारिस रजा साहब मौजूद हैं और रजा सैयद साहब, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने कीमती वक्त दिया। रजा साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा किया और इस पे तमाम सीनियर क़यादत वहां पे मौजूद नजर आई और वहां पे तनकीद भी की गई, बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के मुतालबे भी किए गए। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने तकरीर की और उस पे जो है मुखालिफिन का रद्द-ए-अमल आता हुआ नजर आ रहा है। एक तो उसमें उन्होंने बिलखुसूस पंजाब लाहौर में दाखिल होने का कहा। उन्होंने कहा कि अगला जलसा जो है वो लाहौर में होगा और मरियम नवाज साहबा को मुखातिब किया। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा बहुत इस हवाले से अहमियत का हामिल था कि आज से कुछ हफ्ते पहले से एक जलसा करने की कोशिश जो है वो जारी थी और उस जलसे के लिए पहले इजाजत हुई, फिर वो इजाजत वापस हो गई
और यहाँ तक के सिफारतकारी हुई, अडियाला तक लोग गए और वहां जाकर बानी तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बात करके उस जलसे के डे, टाइम, लोकेशन और वेन्यू को तब्दील करवाया गया। 8 तारीख के लिए जब ये टाइम दिया गया और लोकेशन दी गई तो काफी इबाम मौजूद था और मीडिया पे इस बारे में बात हो रही थी। जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं वो खासतौर पर इस जानिब इशारा कर रहे थे कि शायद जलसे से 1-2 दिन पहले एक दफा फिर ये मुलतवी हो जाएगा या आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इस मरतबा हमने देखा कि जलसा बहरहाल हो गया। और इस जलसे को जो लोकेशन रखी गई है, जो लोग इस्लामाबाद के मेले वकू से जोग्राफियाई तौर पर वाकिफ हैं उनको ये बात मालूम है कि संजानी का जो मुकाम है ये रिवायती तौर पर इस्लामाबाद का तकरीबन एक एंट्री पॉइंट बनता है और टेक्सला की जानिब से यानी केपीके की जानिब से जो ट्रैफिक आता है या केपीके की तरफ से अगर आप सफर करके इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं तो संजानी जो है वो एक इसका पहला पड़ाव होता है, ये एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ लोकेशन है जो टेक्निकली तो इस्लामाबाद की हुदूद के अंदर शुमार होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में शुमार होता है। तो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में जो मवेशी मंडी का एक ग्राउंड है उस ग्राउंड को मख्तस किया इंतजामिया ने और तहरीक इंसाफ को वहां पर जलसा करने की इजाजत दे दी। संजानी की एक थोड़ी सी अहमियत तहरीक इंसाफ के लिए इस हवाले से भी बन जाती है कि ये इलाका जो है वो जुल्फी बुखारी साहब का आबाई इलाका है। तो जुल्फी बुखारी साहब और उनका खानदान जो बहरहाल वहां पर एक पॉलिटिकल वैल्यू रखते हैं उनका होम ग्राउंड है। दूसरा ये कि केपीके की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ अगर आप आते हैं तो इस्लामाबाद के बाहर रहते हुए दुनिया को बताने के लिए आप ये कह सकते हैं कि हमने इस्लामाबाद में जलसा किया, लेकिन अमली तौर पर आपका जलसा संजानी में मवेशी मंडी में हुआ है। यानी इस्लामाबाद का जो शहर है, अर्बन इस्लामाबाद जो है उसके अंदर आप दाखिल नहीं हुए। तो ये एक तरह की एक विन विन सिचुएशन इसको आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया जो है वो भी कुछ इसके अंदर विन करने में कामयाब हो गई, हुकूमत वक्त ने भी कुछ विन कर लिया और पीटीआई ने बहरहाल ये बात विन कर ली कि पीटीआई जो कई महीनों से ऑफिशियल इजाजत हासिल करके जलसा करने में कामयाब नहीं हो रही थी, उनको ये विन मिल गई कि उन्होंने बहरहाल एक जलसा कर लिया और अच्छा खासा जलसा हो गया। यानी सबसे बड़ी खबर जो थी कल की तारीख की वो पीटीआई का जलसा ही था। तो बात यह है कि मीडिया में आपको कवरेज किस तनासब से मिल रही है और किसके बारे में जिक्र हो रहा है। जिस दिन मीडिया में जिसके बारे में जिक्र हो रहा होता है वो दिन उसका होता है। तो कल अगर पीटीआई के जलसे का जिक्र था तो इसका मतलब है कि कल मीडिया में पीटीआई का दिन था। तो ये पीटीआई की विन है इसके अंदर। हुकूमत की विन मैंने आपको बता दी कि उन्होंने संजानी में निपटा दिया उनको और मवेशी मंडी के ग्राउंड से आगे शहर की तरफ रास्ता नहीं दिया, तो वो कहने को इस्लामाबाद में जलसा हो गया तो वो विन विन हो गई। अच्छा, केपीके क्योंकि जाहिर है वहां पर पीटीआई की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, तो अली अमीन गंडापुर जो थे वो कल के तकरीब के यानी हीरो बनने के ख्वाहिशमंद तो बहुत सारे थे, यानी किरदार जो थे वो बहुत सारे थे। वहां पर उमर अयूब साहब भी मौजूद थे, वहां पर हमाद अजहर साहब भी मंजर आम के ऊपर आए थे। अच्छा, वहां पर इनके जो सरबराह हैं आजकल चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो भी मौजूद थे वहां पर, बैरिस्टर गौहर साहब। अब अंदाजा लगाइए कि बैरिस्टर गौहर साहब का नाम आपने मुझे बताया तो मेरी जबान पे आया, कितने मारूफ आदमी है, कितने मशहूर हैं, इससे उनकी मशहूरी का अंदाजा लगाइए आप। तो वहां पर बहुत सारे लोग थे जो हीरो के किरदार के लिए आए हुए थे, लेकिन हीरो का किरदार मिलना उसको ही था जो सबसे ज्यादा लोगों को लेकर आता वहां पे। तो अगर वहां पर हेड काउंट का कोई बंदोबस्त था जो कि मुझे पता नहीं था, तो आने वाले जो लोग थे सबसे ज्यादा लोग वही थे जो केपीके से आए और जोग्राफियाई तौर पर वो लोकेशन ही ऐसी थी कि लाहौर से या खानेवाल से या मुल्तान से या पत्तोकी से आने वालों के लिए वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। केपीके वालों के लिए वो एक खुला रास्ता था। तो वहां पे अली अमीन गंडापुर ने ही लीड लेनी थी, उन्होंने लीड ले ली और उन्होंने वहां पर यानी जिसे कहते हैं तेज़ो-तुन जबान इस्तेमाल की और उसमें कई जुमले लबो लहजे के एतबार से और अल्फाज के चुनाव के एतबार से ऐसे रहे कि जिनके ऊपर डिबेट हो रही है और जिनके ऊपर मुखालिफिन जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं और संजीदा हलकों में भी ये बात हो रही है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरह की जबान इस्तेमाल करना अवामी जलसों में जो है वो जेब देता है या नहीं देता, इस पर भी बात हो रही है। फिर जो उन्होंने 2 हफ्तों की एक उन्होंने डेडलाइन दी है जलसे में कि जी 2 हफ्तों में अगर उनको रिहा नहीं कर दिया जाता उनके बानी को तो वो खुद रिहा करके ले जाएंगे। और जो तासुर दिया जा रहा है या इम्प्लाई ये किया जा रहा है कि वो मावरा आईन मावरा कानून
ताकत के जोर पे उनको रिहा करके ले जाएंगे, तो ये तो जाहिर है बराह रास्त एक स्टेट की, रियासत की रेट को चैलेंज करने वाली बात है। अब ये बात पीटीआई के हामियों को बहुत अच्छी लगी होगी, उनको बड़ा मजा आया होगा ये सुन के। और एक माजी में एक किरदार था सुल्तान राही, मरहूम जो थे, वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक उनका बड़ा मशहूर उनका कैरेक्टर होता था, और वो बड़क लगाते थे। तो हाथ में गंडासा पकड़ के ना बड़के ही लगाते थे, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते थे। लेकिन वो उनका बड़क लगाने का अंदाज लोगों को बड़ा प्यार आता था, उसके ऊपर वो पसंद आता था लोगों को। तो सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी, ये दो बड़क लगाने वाले किरदारों के ऊपर सैकड़ों की तादाद में पंजाबी फिल्में पाकिस्तान में बनी और सुपरहिट हो गई। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कल बड़के लगाई हैं, मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन जो बहरहाल उन्होंने किया उसको बड़क ही कहा जाएगा। तो जो उन्होंने बड़के लगाई हैं उससे पीटीआई वालों का लहू गर्म हुआ। पीटीआई के हामियों को बड़ा अच्छा लगा कि कोई बाल लहरा लहरा के और मुक्के लहरा लहरा के ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहा है कि जो जबान सुनने के लिए वो तरस रहे थे बहुत अरसे से। तो ये पीटीआई के लिए भी अच्छा हो गया। यानी मैं अमूमी तौर पे कल के जलसे को विन विन फॉर ऑल देखता हूं कि सभी कुछ ना कुछ घर लेकर गए हैं, खाली हाथ कोई भी नहीं गया। पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने जलसा कर लिया तो उनकी विन हो गई, अली अमीन गंडापुर ने बड़के लगा ली तो उनकी विन हो गई। अच्छा, दीगर जो पीटीआई के रहनुमा थे उनके लिए भी विन हो गई। गवर्नमेंट के लिए विन ये हो गई कि उन्होंने इस्लामाबाद में घुसने नहीं दिया उनको मवेशी मंडी में निपटा दिया, ये गवर्नमेंट की विन हो गई। इसी तरह गवर्नमेंट के लिए ये भी विन हो गई कि अली अमीन गंडापुर ने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया, अब गवर्नमेंट के जो हामी हैं या उनके जो अरकान हैं वो एक एक चैनल के ऊपर बैठ के उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर के जो अल्फाज का चुनाव है और जो उनका लबो लहजा है और जो उनका मुबैना तौर पर मावरा आईन और कानून मिजाज है, उसको वो डिस्कस कर रहे हैं। यानी इन अदर वर्ड्स पीटीआई की एफआईआर कट रही है और पीटीआई के खाते में नेगेटिव पब्लिसिटी जो है वो हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये सब ने कुछ ना कुछ विन किया है, लूज किसी ने भी नहीं किया। कल का जो जलसा था या कल की जो इवेंट था या कल की जो एक्टिविटी थी, ये एक ऐसा इवेंट था कि जिसके बाद हर आदमी मुतमईन है अपनी जगह पे जी। और हर आदमी खुश है। और इसमें थोड़ी दुश्वारी जरूर हुई लोगों को, क्योंकि रास्ते इस्लामाबाद में काफी ब्लॉक थे और मरकजी शाहराहों के ऊपर कंटेनर रखे हुए थे। तो आम शहरी जो थे, जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एक संडे को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, शहर में दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं, उनको दुश्वारी हुई। लेकिन ये बात भी अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि चाहे पीटीआई हो या नून लीग हो या हुकूमत हो या रियासत हो, आम शहरी की तकलीफ जो है ये तो आखिरी प्रायोरिटी नजर आती है। इसके ऊपर तो किसी को हमदर्दी करते हुए मैंने देखा नहीं है कि आम शहरी के लिए, आम शहरी का नाम सब इस्तेमाल करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेहसाल जो होता है वो आम शहरी का होता है। कल एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी, पता नहीं कहाँ की थी, इस्लामाबाद की कोई लोकेशन थी मुमकिन तौर पे, जिसके अंदर एक शख्स ज़ारो कतार रो रहा था और वो ये बता रहा था कि उसकी बेटी जो है वो अस्पताल में इंतकाल कर गई है, बीमार थी और वो अस्पताल जाने के लिए रास्ते में किसी जगह पे ब्लॉकेट का शिकार हुआ था। तो वो रो रो के दुहाइयां दे रहा था पुलिस वालों से, और जो मीडिया के लोग मौजूद थे उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी बेटी मर गई है, मुझे बराए मेहरबानी अस्पताल जाने के लिए रास्ता दे दो। तो आम आवाम तो वो आम आदमी था, वो आदमी किसी सियासी जमात का कारकुन नहीं था, ना वो पीटीआई के लिए निकला था, ना वो नून लीग के लिए निकला था, ना वो पुलिस वालों के लिए निकला था, ना वो किसी रियासत के लिए निकला था। वो तो अपनी बीमार बेटी की मैयत लेने के लिए घर से निकला था। उसको रोड के ऊपर उसके दुख में इजाफा करने का सबब बन गए हम और आप मिलके। तो मेरा ख्याल है कि जो कल उस आदमी ने दुख उठाया है और उस जैसे दीगर लोगों ने दुख उठाया है, उसका वबाल और उसका जवाब जो है वो वारिस साहब को भी जवाब देना पड़ेगा और मुझे भी देना पड़ेगा और आपको भी देना पड़ेगा। जी वारिस साहब, एक दफा अपना नुक्ता नजर पेश करिए जो कल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, फिर मजीद जो है इसमें क्या क्या सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, उन चीजों को ज़ेरे बहस लाएंगे। एक दफा आप भी इस पे नुक्ता नजर अपना पेश करिएगा। देखिए, बहुत सारी चीजें तो उसके महलूकों के मुतालिक तो हमारे रजा साहब ने आपको बता ही दिया जी। मैं पॉलिटिकल जो इसके डायनामिक्स हैं, तो जो कि बिला वजह के पॉलिटिक्स के डायनामिक्स निकाले जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में जो ये गालम गलोज का या बढ़ के मारने का जो कल्चर है, इसको हमें डिफेम, मजमूई तौर से कौम को डिफेम करना चाहिए। ये कल्चर जो है ये कम से कम पॉलिटिकल नहीं है, बाकी
आप कोई भी इसको नाम दे लें, यानी इसको बिगाड़ कुछ भी नाम दे लें, गुंडागर्दी है, गालम गलोच है, बढ़ के मारना है, कम से कम पॉलिटिकल नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकली तौर से जो है पीटीआई डे बाय डे जो है वो पॉलिटिकली बात कर रहा हूं मैं आपसे, पॉलिटिकली वो डे बाय डे जवाल की तरफ जा रही है, डिक्लाइन की तरफ जा रही है। जहां उसके अवाम का ताल्लुक है, यानी उसके कारकुनों का ताल्लुक है, वो गालम गलौज भी सुनना चाहते हैं, बड़के भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके लीडर ने जो के बानी क्या ही हैं, उन्होंने उनको सिर्फ गालियां और बदतहजीबी और ट्रोल करना यही सिखाया है। ठीक है। लिहाजा जो वो सिखाया है उसके आदी हो चुके, तो उनके लिए तो ये जलसा कोई अहमियत रखता होगा, लेकिन पॉलिटिकली मेरे लिए जलसा जो है ये जलसा नहीं था, बल्कि अपना गुस्सा डालने का एक अवाम के या अपने कारकुनान के गुस्से का इजहारिया था। तो इस इजहारिये को मैं कम से कम पॉलिटिकल तौर से जो है ना डिस्कस करना चाहता हूँ। न मेरे नजदीक ये कोई पॉलिटिकल जलसा था, और न ही मेरे नजदीक जो है वो पीटीआई कोई पॉलिटिकल जमात है, और न ही गंडापुर साहब इस काबिल है कि उसके मुतालिक कोई गुफ्तगू की जाए, जो कि वो पॉलिटिकल नहीं है। और पॉलिटिक्स पर गुफ्तगू की जाएगी तो मेरे ख्याल में मैं जरूर उसमें हिस्सा लूंगा। बड़ी माजरत के साथ मैं पीटीआई को न पॉलिटिकल जमात समझता हूँ, ना पीटीआई को जो है कि किसी भी मेंबर को मैं पॉलिटिकल समझता हूँ। गालम गलोच, ये बदतमीजी, ये बढ़ के मारना, ये अगर पॉलिटिक्स है तो कम से कम मैं इसको बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा, नहीं इसको कोई ग्रेस देने के लिए मैं तैयार। वारिस साहब, आपसे आगाज करता हूं कि माजी में कोई भी सियासी जमात जो है उसको हम काबिल जिक्र लाएं तो इस तरह का रवैया हमें आम नजर आता है। मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से आपने फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके कारकुनान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जो है वो इसकी बिल्कुल ख्वाहिशमंद हो सकती है कि इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाए और उनके लिए वो खुशी का सबब भी बन सकती है। लेकिन अगर उसके बरक्स दूसरी जानिब देखें तो जब इनके कारकुनान पर जो है वो क्रैकडाउन किया जाता है या जब उनको गिरफ्तारियां उनकी अमल में लाई जाती हैं, उनको मारपीट की जाती है, तो मारपीट के साथ साथ जो जुबान इस्तेमाल की जाती रही हमारे मुहाफिजीन की जानिब से, उनके घरों में दाखिल होकर जिस तरह से रिएक्शन नजर आता रहा, तो उसका भी इससे कोई ना जोड़ तोड़ बनता है जिसका रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस तरह के जलसों में आके शो करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, एक मैं कारकुनान को तो कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि कारकुनान का कसूर इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कारकुनान जो है वो पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया रहा है। मैंने गालिबन आपसे बेशतर प्रोग्राम में ये बात की है कि जिस मुल्क में पॉलिटिक्स की नर्सरी 1984 से बंद पड़ी है, यानी स्टूडेंट यूनियंस की मैं बात कर, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन बंद हो जाती हैं या उनका कोई उनमें सलाहियत पैदा करने की कोई उमंग नहीं होती या उनको इजाजत नहीं दी जाती, तो इस किस्म के जो है वो जो नस्ल निकलती है वो बेरारो होती है और वो बेसिमत होती है और सियासत से उसका कोई ताल्लुक भी नहीं होता। तो लिहाजा मैं इसी वजह से मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मुसलसल ही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान यानी तहरीक इंसाफ जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी। अब आपने बात की है एक राह निकालने की, और आप चूंकि नौजवान हैं और यकीनन आपका सवाल जगह बिल्कुल दुरुस्त है, और आप शायद कि ये इस हवाले से दूसरे तराजू यानी पलड़ा बराबर करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये याद दिलाता हूं कि 1983 में मार्शल लॉ अपने उरूज पर था। क्या था? मार्शल लॉ अपने उरूज पर था, और उससे पहले भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। अभी इन्होंने क्रैकडाउन देखा नहीं है, पीटीआई वालों को तो पता ही नहीं है कि क्रैकडाउन क्या होता है। ये प्रोपेगेंडे के तहत ट्रॉल्स के तहत
जो है ना क्रैकडाउन का शोर मचा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है क्रैकडाउन क्या होता है। क्रैकडाउन जो है जियाउल हक का क्रैकडाउन इनको पता नहीं है। और वारिस साहब, लेकिन मसला यह है कि ड्यूरिंग मार्शल लॉ क्रैकडाउन होना और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट में क्रैकडाउन होना, ये दो मुतरादिफ चीजें हैं। अब आप आ जाइए 2019 में आ जाइए जी, 20 में आ जाइए जी। इन्होंने क्रैकडाउन नहीं किया, इन्होंने लोगों को नहीं उठाया। खातीन को सड़कों पे इस तरह से घसीटते हुए नजर आते थे। मेरी बात सुन लीजिए जी। यही इमरान खान जब इदरीस खटक को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा था, ह्यूमन राइट्स का एक मकसद रहनुमा है या एक्टिविस्ट है, जब ट्रायल किया जा रहा था तो पीका के तहत कहा कि सिविलियन अगर वो मुल्की मफाद के खिलाफ काम करेंगे तो मिलिट्री ट्रायल में जाना जरूरी है। और आज तक में मिलिट्री ट्रायल में वो 10 साल की कैद काट रहा है अडियाला जेल में। वारिस साहब, यहाँ पे मेरा देखिए, कॉल ऑफ फेयर का तजाद नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सिविलियन के वारिस रजा को रात के 3 बजे आप उठाते हैं, मती जान को कब उठाया गया और तो किसको गोली मारेंगे? बिल्कुल, ये अवामिल काबिल मजम्मत है। वारिस साहब, मेरा यहाँ पे सवाल करने का मकसद ये है कि आम शहरियों या कारकुनान को जिस तरह से सड़कों पे घसीटा जाता है, सियासी रहनुमा है, सियासी रहनुमा अगर कोई अमल करते हैं तो उन पे रिएक्शन आना चाहिए, लेकिन आम शहरियों को जिस तरह से घरों में घुसकर उनकी जो है वो इज्जतों को पामाल करते हैं, हमने सड़कों पे देखा है कि खातीन को घसीटा जाता रहा। पूरा नुक्ते नजर यह है कि पीटीआई पर कोई क्रैकडाउन ही नहीं हुआ है। आम शहरियों जिस लेवल का क्रैकडाउन पीटीआई कर चुकी है। वारिस साहब, माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इस तरह से खातीन को सड़कों पे घसीटा गया जी, किसी जलसे में घसीटा गया। कौन से जलसे में हुआ ऐसा? सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। कराची में आर्ट्स काउंसिल में बलोचों का एक सेमिनार हो रहा था। सारे सेमिनार के लड़कों को उठा के कौन लेके गया बताइए आप? आर्ट्स काउंसिल में किसने करवाया ये? इसके अलावा मैं बता दूं, प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब पर 2020 में जब जो है ना डेमोस्ट्रेशन किया जा रहा था तो आंसू गैस फेंक कर जो है वो असातिज़ा को जो कि वफाकी हुकूमत से मुतालबात कर रहे थे, उन पर जो है वो क्या होती है वाटर गन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वहां पे जी, वो वफाक से मुतालबा कर रहे थे मेरे दोस्त। जी, वो वफाक से मुतालबा कर रहे थे। वारिस साहब, पॉइंट फिर वही है कि खातीन के साथ हमने ऐसा नहीं देखा इस तरह से जलसे जुलूसों या किसी भी किस्म के एहतजाज के मामले पर। दूसरा ये कि घरों में घुसकर जिस तरह से तोड़ फोड़ वाला मामला भी करना। आपको पता ही नहीं है, कराची के फिलहाल हाल में जब खवातीन यौम 8 मार्च को जब खवातीन डे करने लगी तो फिलहाल हाल में पानी छोड़ दिया गया और उन खवातीन पर डंडे बरसाए गए। किसने बरसाए? वो यही गवर्नमेंट। तो अभी आपने क्रैकडाउन देखा ही नहीं है लोगों ने। क्रैकडाउन होता क्या है? प्रोपेगेंडा ट्रोल्स के जरिए, फेसबुक के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए और यूट्यूबर के जरिए आप क्रैकडाउन कर रहे हैं। मुझे बताएं तो सही कि किसका क्रैकडाउन हुआ है? तो क्रैकडाउन हुआ है जो कि सुनिए 9 मई में जो वीडियो लगा कर खुद वीडियो जो है ना वो फेसबुक पर और मुख्तलिफ जगहों पर दे रहे थे, उनको अगर पकड़ा गया है, उनके अलावा को अगर पकड़ा गया है तो क्या वो क्रैकडाउन है? वारिस साहब, एक शख्स जो है वो एट अ टाइम 10-10 जगहों पे कैसे मुलव्वस हो सकता है?
हाँ, ये बात आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दूसरी जी। मैं ये कह रहा हूं, ये है रियासती, सुन लीजिए, इसी रियासती जुल्म को, इसी रियासती अदम तवाजुन को मैं कह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए। ये बात गलत। तो एक फर्ज पर जब आप रियासत जब चाहती है 10-10 जगह पर मुकदमात कर लेती है, ये इमरान खान ने किया है, उन्होंने भी किया है। बात यह है कि जब आप कर रहे होते हैं तो आप ठीक है, यानी नवाज शरीफ के साथ जब हो रहा होता है तो मजलूम है, जब नहीं हो रहा होता है तो जब हो रहा होता है तो रियासत जालिम है, जब नहीं हो रहा होता तो हम मजलूम है। तो ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। आप ये मुझसे पूछना चाह रहे थे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो कि इनसे ऐसी नहीं है। मुझे आप बताएं कि आपने कोई फजल रहमान की जबान से कोई बदतहजी भी सुनी? डंडा ब्रादर फोर्स जो है वो सरे फहरिस्त नजर आती रही है, महंगाई मार्च तहरीक में भी, और हर किस्म की चीजों को हम खुद हासिल कर सकते हैं। नहीं, लीडर ने बदतमीजी कभी नहीं की है, और न ही उनके जलसे में कभी आपको बदतमीजी मिलेगी। सुन लीजिए। और दूसरी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर क्या जुल्म नहीं हुआ? उनके लोगों को फर्क चढ़ाया गया, उनके लोगों को घरों से अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, मारा गया, हमारे लोगों को मारा गया। लेकिन कभी पीपुल्स पार्टी में बदतमीजी नहीं। तो बात है कि हमको सियासत में रवादारी पैदा करनी चाहिए। सियासत, अब आप मुझे बताइए कि सियासत में जब बदतहजीबी हुई तो एमक्यूएम को आज कोई पूछने वाला है? नहीं है। इसलिए कि जब आप बदतहजीबी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, गुंडागर्दी की बात करेंगे तो आप पॉलिटिकल नहीं है। फिर आप गुंडा हो सकते हैं, गुंडे हो सकते हैं, कोई जत्था हो सकता है, आप पॉलिटिकल नहीं हो सकते। पॉलिटिकल होने के लिए इनको अभी थोड़ा सा आराम करना चाहिए, पॉलिटिकल तरबियत हासिल करनी चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। जो शख्स 40 करोड़ की आबादी 1947 में बता रहा है, हिस्ट्री का तो ये आलम है इनके, ये आलम है हिस्ट्री का। पूछे ना किसी से। जो लीडर इस कदर जाहिल है कि जिसको ये नहीं पता कि जापान और जर्मनी की सरहदें मिल रही हैं, तो वो क्या सिखा रहा है लोगों को, क्या बता रहा है लोगों को? यह कन आप तो यह कन नस्तईन का मतलब समझता है? खातुमुन नबीन को जो नहीं कह सकता, 4 मरतबा भी नहीं कह सकता, उसको जो वो आपको शऊर देगा, सियासी शऊर देगा? वो सिर्फ अल्फाजी मामलात जो हैं वो तो हर इंसानी शख्सियत से ऊपर नीचे हो जाते हैं। समटाइम बौखलाहट में कह लें, जज्बात में कह लें, वो ऊपर नीचे कर लेते हैं। मैं रजा साहब से पूछना चाहूंगा, जब आपको दुरुस्त भी कराया जाएगा, 4 मरतबा दुरुस्त कराया जाएगा, फिर भी नहीं कह सकते आप, तो फिर आप क्या हैं? लेकिन वही जो है वो फिर यूएनओ में खत्म नबूवत के हवाले से, अपने इस्लामी मामलात के हवाले से, अपने मजहब के हवाले से हमें वही जो है वो वहां पे रिप्रेजेंट करते नजर आते हैं ना वारिस साहब? जी हमजा, आपका क्या सवाल है? जी रजा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बात की रास्तों से, नहीं चाह रहा, इजराइल का मजमून पढ़ ले, आपको समझ आ जाएगा कि इमरान खान क्या है। ठीक है वारिस साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, वापस आता हूं। मैं रजा साहब का जरा मौक़िफ़ ले लूं। रजा साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तो जो वारिस साहब ने जो है वो तफसीलन इस बारे में बताया है कि ये जो इस तरह से क्रैकडाउन वाला सिलसिला रहा। दूसरा आपने बात की कि रास्तों को बंद करने वाला, तो रास्ते अगर एनओसी मिल गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो रास्ते क्यों बंद किए गए जो उस जलसागाह की तरफ जाने वाले थे? तो उनको तो खुला रहना चाहिए था, क्योंकि वो जलसा करते अपने टाइम ड्यूरेशन में और वापस घर चले जाते। ये तो बड़ा आपका सादा सा सवाल है, और हमारे दोस्त वसीम बदामी कहते हैं मासूमाना सा सवाल है आपका ये। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है किसी भी शहर की, वो
जिम्मेदार होती है लॉ एंड ऑर्डर की, और लॉ एंड ऑर्डर में रोड ट्रैफिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो सड़कों के ऊपर अगर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो, कोई जलसा जुलूस हो रहा हो, तो उसमें रोड ट्रैफिक का निजाम डिस्टर्ब होता है। और आम तौर से जो ट्रैफिक पुलिस है और जो जिले इंतजामिया है वो ऐसी सूरत हाल के लिए पहले से तैयारी करती है और रूट्स डिफाइन कर दिए जाते हैं। और ये रूट्स जो डिफाइन किए जाते हैं ये जलसा करने वाले लोगों के साथ शेयरिंग होती है इसकी। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने जलसे की इजाजत दे दी और फिर सारे रोडें बंद कर दी, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो गलत बयानी कर रहा है, मिसरिपोर्टिंग कर रहा है वो। लाहौर में जलसा इस्लामाबाद में या सड़कें लाहौर में बंद थी? हाँ, तो इस्लामाबाद प्रिजन वैन, पुलिस की भारी नफरी, कंटेनर्स लाहौर में मौजूद थे। हाँ, क्योंकि पब्लिक मोबिलाइजेशन जहां भी होती है, जहां भी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर नक्शे अमन का अंदेशा पैदा होता है। तो वहां प्रिजन वैन भी आ सकती है, वहां पर नाका भी लग सकता है, वहां पर पुलिस खड़ी होकर ट्रैफिक को कंट्रोल भी कर सकती है। तो 4 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने के ऊपर दफा 144 है, आईन पाकिस्तान का हिस्सा है, आपके जो लीगल सिस्टम है उसका हिस्सा है, अंग्रेज के जमाने से चला आ रहा है, 135 साल पुराना कानून है। लेकिन बात यह है कि ये कानून है, ये कानून उन 3.5 सालों में भी मौजूद था और इस्तेमाल होता था कि जब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे इस मुल्क के। तो इसलिए बानी पीटीआई या उनके हामी जो हैं वो इसके ऊपर उंगली शायद उनके लिए उठाना अखलाकी तौर पर जो है वो मुनासिब नहीं है कि वो तमाम कवानीन, वो तमाम रियासती हथकंडे का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा, वो तमाम रियासती हथकंडे जो आज नागवार महसूस हो रहे हैं, ये रियासती हथकंडे उन 3.5 सालों में अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ बड़ी खुली डुली अंदाज में इस्तेमाल करती थी। सेम पेज की हुकूमत, जी सेम पेज की हुकूमत थी, वो बहुत ही धड़ल्ले से उन रियासती हथकंडों को इस्तेमाल करती थी जो आज बुरे लग रहे हैं। तो ये तो एक सीधी सी बात है कि जब आप की वजह से किसी को तकलीफ पहुंच रही थी तो आपको उसका एहसास नहीं था, अब आपको खुद तकलीफ पहुंच रही है तो आपको एहसास हो रहा है। तो ये कोई बहुत ही एम्पैथी वाली बात तो नहीं है, ये कोई बहुत अच्छे लोगों वाली बात तो नहीं है, ये तो बहुत ही मतलब परस्त किस्म के और बहुत ही नैरो माइंडेड किस्म के और बहुत ही कोता नजर किस्म के और जिसे कहते हैं छोटे दिल और दिमाग वाले लोगों वाली बात है। क्योंकि आपको जब ताकत थी आपके पास तो आपने दूसरों को तुन के रखा हुआ था, अब जब आपके पास ताकत नहीं है और आपको उसी नौयत की सूरत हाल का सामना है तो आप चीखें मार रहे हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल है, इसमें यानी फरिश्ता तो कोई भी नहीं है सारे अमल में, सभी इंसान है और सभी खताकार हैं। लेकिन वो सब जो आज जिसका उनको सामना है, 3.5 साल उनकी हुकूमत में उनके मुखालफिन को इसी किस्म की मार कुटाई और इसी किस्म की मावरा आइन और मावरा कानून किस्म की जो रगड़े थे वो पड़ रहे थे। अब यहाँ यानी हम वारिस साहब खुद एक जिंदा मिसाल मौजूद है यहाँ पे, और यानी शोबा सहाफत से वाबस्ता सैकड़ों और दर्जनों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन 3.5 सालों में मार भी खाई, गिरफ्तार भी हुए, जबरी गुमशुदगियों का सामना किया, गोलियां खाई, जान से चले गए। ठीक है ना, हमारे दोस्तों ने कुर्बानियां दी हैं। मतलब एक होती है कुर्बानी जो आप बाई चॉइस दे रहे होते हैं कि जी वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद बाई चॉइस जो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लिटा दिया था, तो वो तो होती है बाई चॉइस कुर्बानी। यहाँ तो आदमी घर से निकल रहा है रोजी रोटी के लिए और आप उसको अगवा करके ले जाएं, आप उसको गोली मार दें, आप उसको कत्ल कर दें, तो ये तो जबरदस्ती की कुर्बानी है भाई। ये कौन सी कुर्बानी है? वो कुर्बानी देने नहीं निकला था, वो तो अपनी रोजी रोटी करने के लिए निकला था आदमी, वो तो अपने घर वालों के लिए रोटी कमाने के लिए निकला था, आपने गोली मार दी उसको। तो ये इस मुल्क में लाकानूनियत जो है ये होती रही है, पहली दफा नहीं हो रही और आखिरी दफा भी नहीं हो रही बदकिस्मती से। लेकिन बात वही है कि पहले आपकी ईमा पर, आपके इशारे पर आपके मुखालिफिन के खिलाफ हो रही थी तो आप कहते थे कि कुछ तो किया होगा। ठीक है ना, एक बहुत मशहूर और मारूफ यूट्यूबर हैं जो एक जमाने में टीवी स्क्रीन पे भी जलवागर होते थे और उनका एक मखसूस जुमला था जो इंतहाई बेरहमी से वो इस्तेमाल करते थे। जब भी किसी के साथ कोई बुरा होता था, कोई उठा लिया जाता था, कोई गुमशुदा हो जाता था या कोई मावरा आइन किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो उसके बारे में वो बड़ी यानी फसाहत और बलागत के साथ स्क्रीन पे बैठ के कहते थे कि कुछ तो किया होगा, ऐसे तो नहीं उठाया है ना, कुछ तो किया होगा। तो फिर जब उनके साथ हुआ तो और वो गायब रहे कुछ अरसे के लिए, तो अब वो आके बरमला लोगों के सामने कहते हैं कि हाँ मैं उस वक्त गलत था बिना कुछ जब मैं लोगों के बारे में हाँ। तो इसलिए इंसान को
मेरा ख्याल है कि हर दौर में इंसान को इंसान बन के चलना चाहिए और कभी भी जुल्म की हिमायत नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कभी भी जुल्म को डिफेंड नहीं करना चाहिए और हमेशा मजलूम जो है ना उसके यानी मजलूम की दादरसी करनी चाहिए और जालिम को कंडेम करना चाहिए। ये एक उसूल की बात है। अच्छा रजा साहब, इसको जितनी बिसात है उसके मुताबिक इस पर अमल होना चाहिए। रजा साहब, क्या समझते हैं कि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने लाहौर के हवाले से बात की, तो इस पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ज्यादा नाला नजर आई है और उस पे वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वो कहते हैं कि अटक वाला पुल आप क्रॉस करके दिखाएं। सियासी जमात है, अगर जलसे की ख्वाहिशमंद है, उन्होंने जैसे पहले कहा कि आप कहीं पे भी हमें एनओसी दे दें, जगह मुख्तस कर दें, हम वहां पे जलसा करेंगे और वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा मीनारे पाकिस्तान का हमें जो है वो मुख्तस कर दें, जगह कहीं पे भी मुख्तस कर दें, हम एनओसी के मुताबिक ही जलसा करेंगे और जलसा करके वापस चले जाएंगे। अगर आप नहीं करने देते फिर हम जबरदस्ती सड़कों पे निकलेंगे। देखिए, ये एक यानी सियासी दावा है और उसके जवाब में उसका सियासी रद्द-ए-अमल है। अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो इस वक्त वफाकी वजीर हैं, एक जिम्मेदार पोजीशन के ऊपर वो बैठे हुए हैं और ये अटक पुल क्रॉस करके दिखाने वाला जो जुमला आप बता रहे हैं, मैंने नहीं पढ़ा अभी, लेकिन अगर ये जुमला उन्होंने इस तरह से कहा है तो इसका सियाको सबाक जो है वो, अगर इसका सियाको सबाक जस्टिफाइबल है तो और बात है, अदरवाइज ये जुमला जेब नहीं देता। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक जिम्मेदार जैसे इन्हीं अली अमीन गंडापुर ने अगर बड़क लगाई है तो जिस तरह से आपने बताया है, अगर उन्होंने इसी तरह ही कहा है और इतना ही कहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। हाँ, ये जुमला अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, इसी सियाको सबाक में इस्तेमाल हुआ है तो ये भी बड़क है और बड़क के जवाब में बड़क को जस्टिफाई मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है जी, मतलब वो तो वही वाली बात है कि सुल्तान रही के सामने जो है मुस्तफा कुरैशी ने बड़क लगा दी, तो वो एक पंजाबी फिल्म तो बन सकती है उसके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान नहीं चल सकता है ऐसे। ठीक है ना। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो हीरो थे कल की फिल्म के और अब लाहौर में या पंजाब के, बिल्कुल हक है, पंजाब में या लाहौर में कहीं भी अगर वो जलसा करना चाहें तो उनका राइट है कि वो जलसा करने की ख्वाहिश का इज़हार करें और जो रियासत है और जो हुकूमत है उनका फर्ज है कि वो उनकी दरख्वास्त के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्ड करें। लेकिन एक बात है बिग पिक्चर में जो मैं बार बार कहता हूं और मैं शायद मशहूर हो गया हूं इस बात के हवाले से, वो ये कि मैं ये समझता हूं कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ना वो माशी अदम इस्तेहकाम को ब्रीड करता है और सियासी अदम इस्तेहकाम चाहे किसी भी तरफ से उसको प्रोमोट किया जा रहा हो उसको कंडेम करना चाहिए। बात यह है कि एक इलेक्शन है जो फरवरी 2024 में हो गया और इस इलेक्शन के नतीजे में एक हुकूमत कायम हो गई और ये हुकूमत अगले 5 साल के पार्लियामेंट बन गई जो कि 5 साल के लिए मुंतखब हुई है। तो अब अगले 5 साल, तकरीबन 4.5 साल, अगले 4.5 साल तक कोई गैर मामूली इलेक्शन होना पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्टेबलाइज किए बगैर मुमकिन नहीं है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को मजीद डिस्टेबलाइज करने का मतलब है कि पाकिस्तान की मईशत को बहाल होने की अगर कोई पॉसिबिलिटी बन भी रही है तो उस पॉसिबिलिटी को बम से उड़ा देने के बराबर है बात। अब मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि जो लोग भी ये समझते हैं कि उनको हुकूमत उनकी होनी चाहिए तो उनको अगले इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए। बहुत मतलब दिल पे पत्थर रखें और अगले इलेक्शन का इंतजार करें। अगले इलेक्शन में कैंपेन चलाएं, लोगों को जो भी आपका बयानिया है वो उनके सामने रखें, वोट लें, जीत जाएं, हुकूमत बना लें, अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन अगले 4.5 साल मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होना चाहिए और अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम किसी एक खास जानिब से ज्यादा बढ़ेगा या होता हुआ नजर आएगा तो फिर मेरे जैसे लोग उस जानिब इशारा भी करेंगे और उसकी निशानदेही भी करेंगे और उसको कंडेम भी करेंगे। ठीक है रजा साहब, टाइम चूंकि कम है, आपसे भी इस पे नुक्ता नजर जानना चाहूंगा और वारिस साहब भी। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए कल वाला जलसा उस तरह से माहौल जो है वो खराब नहीं हुआ, बजाहिर ये नजर आया, और अगर इसी तरह से पॉलिटिकली अपना पावर शो करना चाहते हैं और तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डायरेक्शन उसकी सम दुरुस्त होती नजर आ रही है।
देखिए, पॉलिटिकल पार्टी एक आम हालात में सियासी जलसा कर सकती है, यानी कोई वो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ मेरी बात यह है कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जलसा करके दबाव डाल के अपने लीडर को सजा से बचा लें, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ये सियासी बात नहीं है। ये तो जराइम की सहूलतकारी की बात हो गई। ये तो ऐसे ही हो गया कि एक डाकू ने डकैती मारी, उनका एक साथी पकड़ा गया तो बाकी डाकू दोबारा आ रहे हैं और वो प्रेशर बिल्डअप करके उसको रिहाई उसके मुताबिक साथी को छुड़ा के ले आने की कोशिश कर रहे हैं जिसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। सियासत है, सियासत में इख्तिलाफ है, पॉलिसी भी इख्तिलाफ करें। मुल्की मईशत को संभालने के लिए अगर हुकूमत के इकदाम आपको ठीक नहीं लग रहे तो उसके ऊपर आप कोई काउंटर पॉलिसी लेके आ जाइए, उस पर दबाव डालिए, हुकूमत को कहिए भाई ऐसे नहीं, कर्जा लो, वैसा ले लो। लेकिन रजा साहब, माइट बी पॉसिबल कि वो अपने अगले इलेक्शन तक मामला स्मूथ करने के लिए, अवाम को दोबारा से मुत्तहिद करने के लिए ये जो है तहरीक शुरू कर रहे हो। वारिस साहब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, वक्त कम है, सम अप करिएगा अपने नुक्ते नजर के साथ। देखिए, एक तो आपने लाहौर के बारे में आधी बात की है और आधी नहीं की। जी जी, आपने ये कहा है कि लाहौर के बारे में जब उन्होंने गंडापुर ने कहा तो उस पर जो है वो मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन क्यों ज्यादा आ रहा है, आपने ये बात कही। ठीक, असल में आपको अब मैं उनके रजा साहब उनके जुमले सुनिएगा। जी जी जी। ओ मरियम, मैं आ रहा हूँ, लाहौर आ रहा हूँ, और पठान जो है ना ढोल ताशे और बाराती लेकर आता है, तैयार रहना। क्या मतलब होता, आप बताएं। उन्होंने कहा कि इजाजत दे दीजिए, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो फिर पठान ये जानता है। क्या मतलब होता है इस जुमले का? वारिस साहब, मैंने उनका जुमला मुकम्मल कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इजाजत नहीं देते तो फिर पठान ये करना जानता है। इसका मतलब क्या होता है इस जुमले का कि ढोल और बाराती लेके आ रहा हूं? वजाहत मतलब होता है आप इसको जस्टिफाई कर दें, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दें। मैं समझ रहे हैं आपकी बात। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस जुमले का क्या मतलब होता है? सर, वो तो यही कहना चाह रहे हैं ना, हम जलसे में ढोल बाजे बजाते हुए आएंगे। आप सुन लीजिए। जी जी। एक खातून को मुखातिब करके जब आप ये कहते हैं कि मैं ढोल ताशे और बाराती साथ ला रहा हूं, क्या मतलब होता है इसका? पूछ लिया रजा साहब, तो पूछ लीजिए। जी रजा साहब, रहनुमाई फरमा दीजिए। ढोल ताशे और बाराती साथ लाने का मतलब ये है कि कोई शादी वगैरह का सिलसिला है। जी वारिस साहब। जी, अब आप मुझे बताइए कि किसी की बेटी को, जी, किसी की बहन को आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें तो आप वारिस साहब, किस दौर में ऐसा नहीं हुआ? नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बेनजीर भुट्टो साहबा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग कहते रहे, पीपल्स पार्टी के लोग मरियम नवाज साहबा को कहते रहे, फिर अभी बुशरा बीबी के हवाले से जो उनकी तस्वीरें उनकी फेंकी जाती रही, पीली समथिंग के नाम से उनको लकब देते रहे। यही लोग ये वही सियासतदान है। मेरी बात सुनिए, बेनजीर के बारे में जो है वो बिल्कुल नून लीग ने जो है ना प्रोपेगेट किया, लेकिन आप राना सनाउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी में थे तो नून लीग को करते थे, मरियम साहबा को, बेगम कुलसूम नवाज साहबा को कहते रहे। सुन तो लीजिए ना। जी जी सर, मेरी बात सुन लीजिए। सर प्रोपेगेट किया जब के खिलाफ नवाज लीग ने या नून लीग ने, तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान ने नून लीग को साइडलाइन कर दिया। सर, वो तो रिएक्शन, वो तो आफ्टर दैट रिएक्शन है। अगर अवाम इसको गलत समझेंगे, अवाम इसको भी जो है वो साइडलाइन कर देंगे। मैं तो पॉलिटिकल नैरेटिव या पॉलिटिकल सोच आपके सामने रख रहा हूं। आप मुझे बताइए कि ये जुमला मैं कहूं कि मैं ढोल ताशे और बाराती लेके आ रहा हूं आपके घर पर, क्या मतलब है इस बात का? वारिस साहब, आई एम अगेन सेइंग कि हम ये सियासी नजरियात माजी से अब तक देखते आ रहे हैं। निकाह इधर निकाह केस हो या माजी की किसी भी सियासी, यही सियासतदान है। अगर वो उस पर इस तरह की तनकीद करें तो रिएक्शन भी मिलता है।
बेनजीर के खिलाफ एक बात हुई थी, उसको पाकिस्तानी आवाम ने रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट ऐसे नहीं किया, नवाज शरीफ को हरा के रिजेक्ट किया। राना सनाउल्लाह साहब ने मरियम नवाज साहबा, बेगम कलसूम नवाज साहबा को कहा तो उन्होंने उनको पार्टी में भी ले लिया हुआ है। किसने? राना सनाउल्लाह साहब चिन्योट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, ये कैंडिडेट थे वहां पे। ये तो उनका मसला है। देखिए, ये पार्टी का मसला है। मैं तो कह रहा हूं आवाम कैसे रिजेक्ट करते हैं। मैं आपको आवाम की बात बता रहा हूं कि 14 सीटें थी जी नून लीग की, जोर लगा के थक गए, जाट पंजाबी जाट का नारा लगाया, लेकिन फिर भी नहीं जीते बेनजीर के मुकाबले में। सर इद्दत ने कहा कि इसमें किस किस तरह की चीजें सामने आई, लेकिन हुकूमत में बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये आपसे अर्ज है कि बदतहजीबी किसी भी तरफ से होती है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, माशरती तौर पर ठीक है, कहीं भी कबूल नहीं किया जाता, ना कबूल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर खड़ा होकर वजीर आला बदतहजीबी की गुफ्तगू कर रहा है, जबान इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। देखिए, अगर बुशरा बीबी के खिलाफ एक स्टेटमेंट, बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, नेक्स्ट प्रोग्राम कर लीजिएगा, एक स्टेटमेंट नवाज शरीफ का, एक स्टेटमेंट यानी शहबाज शरीफ का, और एक स्टेटमेंट मरियम का निकाल के दे दिए कि उन्होंने कोई जबान उस बुशरा बीबी के लिए इस्तेमाल की। ठीक है वारिस साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर हम इसको भी जेरे बहस लाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। रजा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइस। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया और हमारे एनालिस्ट पैनल की जानिब से नुक्ता नजर सामने आया कि इसमें सियासी जमातों की जानिब से देखा जाए, हुकूमत वक्त की जानिब से देखा जाए, तो हर किसी ने अपना अपना टारगेट और गोल अचीव किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसमें जलसा करने में कामयाब हो गई, लेकिन जो हुकूमत वक्त की जानिब से एक जगह मुख्तस की गई थी, उनकी जानिब से यह कहा गया था कि इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, तो इनडायरेक्टली उस टारगेट को भी अचीव कर लिया गया। और कुछ जो इसमें अल्फाज अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से इस्तेमाल किए गए, उनको जो है वो तशवीशनाक सिचुएशन के मुताबिक देखा जा रहा है, काबिल गौर रखा जा रहा है, उनको जिक्र किया जा रहा है। इस तरह के जो बयानात हैं वो नहीं होने चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। ये हमारे एनालिस्ट पैनल की जानिब से नुक्ता नजर सामने आया। आज के लिए इतने। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।